What's up, guys? We are back with the podcast again. आज के हमारे गेस्ट होस्ट है लिफ्ट डॉग फ्रॉम द आयरन क्रीड. सो लिफ्ट डॉग अपने बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को. हेलो हेलो एवरीवन। हाय अनिकेत, हाय देवा और वेदांत। तो आपको पता ही होगा तीनों को। तो बेसिकली आई एम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर फ्रॉम भुवनेश्वर। मैं उड़ीसा उड़ीसा का ही हूँ और अभी पावर लिफ्टिंग को तो नया नया आया हूँ। आई मीन हार्डली 1 साल हुआ है। और बाकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग वगैरह वो तो जिम में लिफ्ट करना शुरू किया अराउंड 2 years ago। और बेसिकली मेरा यही एम है कि मतलब हाउ वी ऑल ऑफ अस मतलब एक कॉन्सेप्ट को डिफ़िकल्ट से इजी तरीके में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपने, मैं भी पढ़ा हूँ अपने मेडिकल स्कूल में, उसको हम लोग कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वर्ल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट एवरी वन ऑफ अस कैन बी अ बेटर एथलीट और एवरी वन ऑफ अस कैन परफॉर्म बेटर। तो नाइस. यही मेरा मतलब ये है। और टीम आयरन ग्रिड का भी वही है इंट्रोडक्शन बस। बेसिक. सो कल हम लोग की बात हुई थी कौशल से. वो पॉडकास्ट स्पेशली सब कुछ इंग्लिश में था. सो आज का पॉडकास्ट हिंदी में रखेंगे. हम लोग मोस्टली ट्राई करेंगे हिंदी में रखने का, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा वर्ड्स पता नहीं है, जैसे पीरियडाइजेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में. सो जो जो की पॉइंट्स रहेंगे हम लोग उसको ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने का. सो पहले पॉडकास्ट में हम लोग ने बात किया था बेसिकली जो भी विदाउट क्वेश्चन आए थे हम लोग ने बात किया था ट्रेनिंग मेथड्स पे बेसिकली. वेदांत, और क्या बात किया था हमने कल? और बात किया था कि कंपटीशन के टाइम पे न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल्स कैसे रखने चाहिए और जो स्ट्रेटजीज है ट्रेनिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग एंड ऑल, वो डिस्कस किए थे। सो आज वेदांत ने कुछ Q&A पोस्ट किया था. सो आज हम लोग आंसर्स देंगे. सो वेदांत, जस्ट स्टार्ट विद द Q&A. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछना है अंशुत्तम को कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजीज कैसे यूज करता है या फिर कैसे डिसाइड करता है किस क्लाइंट को कैसे पीरियडाइज करना है ट्रेनिंग। ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि जब कोई मैसेज करता है कि हाँ ठीक है हमको चाहिए आयरन क्रीड से, तो हम लोग बेसिकली उसका एक क्वेश्चनर हमारे पास है। क्वेश्चनर में हम लोग पूछते हैं जनरल डिटेल्स, नाम वगैरह वो सब। उसके बाद ट्रेनिंग हिस्ट्री के बाद उसका इंजरी हिस्ट्री वगैरह अगर कुछ है तो। और फिर उसका मैक्सिस कितने हैं, अगर वो स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट करता है तो मैक्सिस कितने हैं, या फिर उसका वेरिएशन फ्रंट स्क्वाट हो गया या क्लोज ग्रिप बेंच हो गया वो सब। और उसके अलावा न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पूछते हैं कि प्रेफरेंस क्या है, कितना दिन में कितना बार खाते हो, या फिर स्ट्रेस बाकी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के अलावा की स्ट्रेसेस क्या है लाइफ में, जॉब कैसा है, वो सब। तो बेसिक क्वेश्चन एक रहता है। और और फिर हाँ मेन चीज़ पूछते हैं कि गोल क्या है तुम्हारा, हाइपरट्रॉफी है या फिर पावर लिफ्टिंग में कम्पीट करना है या फिर ऐसे रिक्रिएशनल लिफ्टर हो। तो ये सब हम लोग क्वेश्चनर भेजते हैं। भेजने के बाद उनका जो भी रिप्लाई आता है, सपोज एक का रिप्लाई एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एक का आया कि नहीं मैं पावर लिफ्टिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे अपना मैक्सेस बढ़ाना है स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट में। तो उसके बाद हम लोग फिर असेस करते हैं कि अपना ठीक है अपना वीडियो भेजो पहले, क्या मतलब प्रीवियस मैक्सेस का अगर हो तो कुछ, या फिर कितना दिन अवेलेबल है जिम जाने के लिए, या क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल है तुमको। और अगर वो कम्पीट भी करना चाहता है तो हम लोग मेंशन करते हैं कि अच्छा तुम्हारा ग्रिप कैसा है, स्क्वाट में स्टांस कितना वाइड है, या फिर बेंच में वाइड कितना है या फिर नैरो कितना है, या हिप डोमिनेंट स्क्वाट करते हो, ज़्यादा फॉरवर्ड लीन होता है या फिर क्वाड डोमिनेंट ज़्यादा हो। तो वो सब हम लोग पूछते हैं, उसके हिसाब से फिर उसको मतलब वीक बाय वीक हम लोग भेजते हैं। और वीक ख़त्म होने के बाद वो वीडियो हमको भेजता है, भेजने के बाद हम लोग फिर देख के उससे वापस दूसरे वीक का भेजते हैं। तो बेसिकली वीक बाय वीक रहता है। ओके ओके, नाइस. और व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन साइड? न्यूट्रिशन में बेसिकली हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि अच्छा नहीं तुमको इतना इतना करना है पहले से ही। पहले फर्स्ट 2-3 वीक्स हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अगर कुछ कुछ तुम यूज़ करते हो माई फिटनेस पैल या फिर और कुछ वगैरह, कुछ भी ट्रैकिंग ऐप यूज़ करते हो, फूड ट्रैकिंग ऐप, तो उसमें कंसिस्टेंसी फर्स्ट 2-3 वीक वैसे मेंटेन करने का है। मतलब
सडनली कोचिंग ले रहे हो तो उसको देख के सडनली रेस्ट्रिक्ट नहीं कर देने का है। जो हम्म। तुम नॉर्मल खा रहे हो फर्स्ट 2-3 वीक्स वो देखो, उसके बाद से साइमल्टेनियसली अपना वेट वगैरह वो सब मेजर करते रहो। वीकली वीकली हर दिन तो आइडियल है, लेकिन हर दिन सब थोड़ी कर पाते हैं वेट मेजरमेंट, तो मे बी 3-4 डेज वीक में। उसके बाद वीकेंड में उसका एवरेज लेते हैं 2-3 वीक का, बोथ कैलोरी का और वेट का। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसका इतना कैलोरी में वेट इतना है, या फिर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हमको एस्टिमेट पता चल जाता है कि मेंटेनेंस उसका कितना है, या फिर वो कितना रेट वो वेट गेन कर रहा है या वेट लॉस कर रहा है। तो उसी के हिसाब से बेसिकली ट्रायल एरर। और अगर कोई यूज नहीं करता है पहले से ट्रैकिंग ऐप वगैरह, तो हम लोग उसको जितना भी सिंपल लैंग्वेज में हो सके उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो कैलोरी ये होता है, और फिर ये मतलब कैसे ट्रैक करना पड़ता है। और फिर उसके बाद अगर फिर भी वो बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ट्रैकिंग नहीं कर पाऊंगा, तो बेसिकली उनको बोलते हैं कि जो भी घर में है सिर्फ अपना प्रोटीन को देखो, बाकी कार्ब्स और फैट वो मैनिपुलेट कर मतलब करने से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वेट अपना मेजरमेंट करो कि वीकली कितना डिफरेंस आ रहा है, या फिर ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ में तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना हो रहा है, मतलब अदर बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है। तो उसी के हिसाब से हम लोग उसको मैनिपुलेट फिर करते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशन ट्रायल एंड एरर होता है, जो कि क्लाइंट के लिए भी लर्निंग प्रोसेस है और हमारे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है। नाइस। इसी के हिसाब से Yeah. सो मेरे यहाँ पे एक डाउट था, आप रिकवरी रेट कैसे मेजर करते हो पर क्लाइंट Yeah, के ऊपर, that क्योंकि was the सबका first question. रिकवरी हम्म रेट बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है सब लोग का। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग एक स्कोर रखते हैं कि एट द एंड ऑफ ईच सेशन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 तुम लोग बताना कि डिफिकल्टी कितना था। डिफिकल्टी इन द सेंस कि तुम्हारा इंट्रासेट के बीच में कितना टाइम लगता था नेक्स्ट सेट करने के लिए, या फिर टाइम अगर टोटल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन ज़्यादा था या कम था, या फिर पूरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पूरा गैस्ड आउट हो गया तो पूरा मतलब आउट ऑफ ब्रेथ हो गया। तो इसके हिसाब से हम लोग एक मतलब 1 to 5 एक रेटिंग होता है। अगर एक बंदे ने 4 out of 5 दिया तो ऑब्वियसली उसके लिए वो सेशन डिफिकल्टी है, और एक बंदे ने अगर 2/5 दिया या 3/5 दिया, तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है कि हम आरपी यूज करते हैं। तो आरपी होता है रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, जो कि एक 1 to 10 का एक स्केल होता है, जिसमें 10 अगर आरपी बोलते हैं तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद आप एक भी रेप नहीं कर पाते हैं अगर आरपी 10 ना बोलते हैं। तो बेसिकली आरपी के हिसाब से तो हम लोग का मैक्सिमम क्लाइंट्स जो है इंक्लूडिंग जिनके लिए प्रोग्राम करते हैं इंक्लूडिंग वेदांत, तो उसके लिए हम लोग 4 वीक ब्लॉक में ऐसा चलते हैं, या फिर 4 वीक हो गया 5 वीक हो गया। तो आरपी हम लोग लो साइड में स्टार्ट करते हैं, इजी मतलब टू मेक 7 to श्योर 8। कि वो हाँ मेक श्योर कि वो मतलब यूज टू हो जाए उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए। फिर फ्रॉम वीक टू वीक हम लोग बढ़ाते हैं, और फिर फाइनली वीक 4 हो गया या वीक 5 या वीक 6, तो इसके हिसाब से उसके प्रोग्रेस के हिसाब से अगर कोई वीक 5 तक भी प्रोग्रेस कर रहा है या वीक 6 तक भी प्रोग्रेस कर रहा है, तो बिना मतलब के डीलोड लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो फिर डी ट्रेन हो जाता है। फिर अगर आप अननेसेसरली डीलोड कर रहे हो इन स्पाइट ऑफ द पर्सन प्रोग्रेसिंग, तो फिर आरपी हम लोग बढ़ाते हैं। और फिर 8, 8.5, 9 तक तो बहुत कम जाता है। अगर हम देखते हैं कि हाँ ये नेक्स्ट वीक ये जा पा रहा है इतना, तो नेक्स्ट वीक +5 +10 kg जा पाएगा इवन इफ इट इज आरपी 9, तो हाँ हम लोग एनकरेज करते हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट भी रहता है जो एथलीट के लिए कि ठीक है, मतलब वो खुद भी हैप्पी रहता है कि हाँ मैंने इतना लिफ्ट उठाया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी प्लान। तो इधर स्केल हो गया 1 to 5, या फिर आरपी हो गया, या फिर उसका नॉर्मल अगर न्यूट्रिशन या फिर स्ट्रेस लाइफ में कितना है, फिर स्लीप कितना है, वो सब भी हम लोग पूछते हैं वीकेंड में। या फिर अगर वो चाहता है कि डेली भी हमको इन्फॉर्म करता रहे कि उसका स्लीप कैसा रहा, या फिर फूड इनटेक कितना था, या फिर कॉलेज में अगर पढ़ता है स्टूडेंट है तो कॉलेज में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है तो आज का सेशन ठीक नहीं लगा। तो ये सब क्यूमुलेटिवली हम लोग डिसाइड करते हैं इकट्ठे करके डाटा इकट्ठे करने के बाद हम लोग देखते हैं कि अच्छा ठीक है, तो इसका ये लिफ्ट में इतने से इतना रेंज आरपी सपोज 7 है, तो नेक्स्ट वीक कितना इसको बढ़ाना है, आरपी 8 करना है या 7.5 करना है या 7 में फिर से रिपीट करना है, क्योंकि इस वीक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसी के हिसाब से हम लोग फिर करते हैं। बट
एज आई थिंक लाइक आरपी बहुत डिफिकल्ट स्केल होता है बहुत लोगों को गेज हम्म करने के लिए. हम्म सो हम्म आप आरपी अपने क्लाइंट्स के लिए गेज करते हो या उनके ऊपर छोड़ देते हो आरपी गेज करना? बेसिकली अगर कोई आरपी से मतलब यूज टू नहीं है इनिशियली, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए वेट्स हम सिलेक्ट करते हैं. फर्स्ट 3 वीक्स हो गया या 4 वीक्स हो गया, जितना भी. लाइक अ और फिर उसे परसेंटेज? बोल या परसेंट नहीं, परसेंटेज भी नहीं, हम लोग डायरेक्टली वेट्स चूज करते हैं. उसको क्वेश्चनर में पूछते हैं कि मैक्स तुम्हारा कितना था. अगर वो एक्यूरेटली दे दिया या फिर उसके पास वीडियो भी है, रिसेंट वीडियो है, यानी कि 1 वीक 2 वीक पहले का वीडियो है, तो उसी के हिसाब से हम लोग फिर वेट्स को ज्यादा सिलेक्ट, मतलब वेट्स ही दे देते हैं, फिक्स्ड वेट्स ही दे देते हैं. तो फिक्स्ड वेट्स देने के बाद हर सेशन के बाद हम लोग बोलते हैं कि तुम मतलब और वेट एक सेट खत्म होने के बाद अपने आप से पूछो कि इसके बाद मैं और कितना रेप्स कर सकता हूँ. ठीक है. तो वो फिर पूछने के अपने मन में रखो और फिर हमको फिर मैसेज करो कि हाँ ठीक है, ये सेट नंबर 4 में, लास्ट सेट में सपोज मैंने 80 इंटू 8 किया था, 80 kg इंटू 8 रेप्स, और उसके बाद मैं सिर्फ 2 रेप और आई कुड हैव डन ओनली 2 more रेप्स उसके बाद. तो इस फिर ये जो डेटा हमको मिलता है 3-4 वीक्स का, फिर हम उसे समझाते हैं कि देखो, और इससे एक्चुअली तुम एक टाइप का ऑटो रेगुलेशन कर रहे हो, जो आरपी एक टाइप का ऑटो रेगुलेशन है. तो उसी के हिसाब से हम खुद भी जान पाते हैं कि उसका आरपी ये वेट में कितना है, और वो खुद भी उससे पता चलता है कि अच्छा RP7 ऐसे फील होता है, RP8 ऐसे फील होता है, RP9 ऐसे फील होता है. ये एक मेथड हो गया. दूसरा मेथड, ये एक्चुअली अजितेश ने बताया था कि दूसरा मेथड है कि कभी कभी हम लोग आइसोलेशन मूवमेंट पे, या फिर सपोज लैट पुल डाउन हो गया, ठीक है, या फिर आइसोलेशन बाइसेप कर्ल हो गया, ठीक है, तो कंपाउंड मूवमेंट जिसमें कि आप सपोज मशीन्स में कर रहे हो, या फिर आइसोलेशन मूवमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट सेट टिल फेलियर हम लोग मतलब एनकरेज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिकवरी. मतलब हर एक्सरसाइज में नहीं, 2-3 एक्सरसाइज में मे बी लास्ट सेट टिल फेलियर, वीक बाय वीक वो नंबर ऑफ फेलियर सेट्स को हम लोग देखते हैं कि कितना फेलियर सेट्स हुआ इस वीक, नेक्स्ट वीक में कितना बढ़ाना है उसको. तो इसका ये एक रीजन है कि वी वांट टू मेक श्योर कि उस एथलीट को पता चले कि फेलियर कैसा फील होता है. तो उसको पता चलेगा फेलियर कैसा फील होता है, तो वो जान पाएगा कि हाँ ये इसको RP10 कहते हैं. ठीक है. और उसके पहले अगर एक रेप लेफ्ट हो गया उसका, बस फेलियर के एक पहले अगर रेप को मारा, तो उसको पता चला कि अच्छा ठीक है RP9 ये होता है. तो बेसिकली उसको ज्यादा ओरिएंटेशन रखना पड़ता है, तो विच इज गुड फॉर हिम. हमको तो पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, वीडियो से हमको पता चल जाएगा ठीक है RP7-8 ऐसा दिखता है उसका, अच्छा ही कुड हैव डन मे बी 1 more rep. लेकिन मेन पॉइंट है कि उसको पता चलने के लिए इधर हम लोग 3-4 वीक के लिए उसको डायरेक्टली वेट प्रेस्क्राइब करते हैं. उसको बोलते हैं कि यू टेल अस कितना लगा, या फिर उसको बोलते हैं कि तुम तक जाओ और हमें दिखाओ वीडियो की अच्छा कितना रेप जा सकते हो. तो बेसिकली यही ओके, 2 मेथड है. नाइस. मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट था. हम्म बेसिकली जब आपने आप क्लाइंट्स को बोलते हो टू गो फॉर फेलियर, इट्स लाइक अ हम्म टेक्निकल फेलियर और एब्सोल्यूट फेलियर, मतलब फॉर्म बिगड़ने तक फेलियर आप रिकमेंड करते हो या बस आ, टेक्निकल फेलियर मतलब जहाँ पे फॉर्म चालू होता है डिग्रेड होने का? हाँ, तो वो डिपेंड करता है मूवमेंट के हिसाब से. अगर आप एक कंपाउंड कर रहे हो, लेट्स से डंबल इंक्लाइन कर रहे हो, यार कंपेयर दैट टू आइसोलेशन बाइसेप कर्ल कर रहे हो, तो बाइसेप कर्ल में सम चीटिंग करने के बाद भी तुम फेलियर तक जा सकते हो, दैट इज ओके. लेकिन कंपाउंड में अगर तुम कॉन्सेंट्रिक कर रहे हो, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक नहीं उठा, तो बेसिकली हम उसको फेलियर डिफाइन करते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सरसाइज. आइसोलेशन हो गया तो मे बी टेक्निकल फेलियर, या फिर कंपाउंड हो गया तो टेक्निकल फेलियर, या फिर आइसोलेशन हो गया तो कंप्लीट फेलियर. कंप्लीट फेलियर, ओके, नाइस. क्योंकि हम लोग वेदांत, तू कैसे डिसाइड करते हैं फेलियर क्या होता है तेरे तेरे क्लाइंट्स के लिए? दैट वो तो पहले डिपेंड करता है कि उनके टेक्निक में कोई डिक्रीमेंट आ रहा है कि नहीं. कि जैसे जैसे हम लोग फेलियर अप्रोच करते हैं वैसे वैसे फॉर्म में ब्रेकडाउन तुम्हें दिखते रहता है. और जब भी तू प्रिस्क्राइब करता है कोई सेट ऑफ रेप्स और कोई वेट, तो तू एक आरपी अपने ध्यान में रखता है और वो हिसाब से मतलब प्रिस्क्राइब करता है. ओके. सो अनलेस यू आर इन द पीकिंग ब्लॉक और
until you are in the last week of your volume block, I don't prescribe to go like higher than 8 or 9 RPE. So इतना detriment दिखता नहीं है फॉर्म में. मतलब Right. कंप्लीट फेलियर नहीं बोलता. नहीं, कंप्लीट फेलियर नहीं. ओके. कंप्लीट Right. फेलियर आई डोंट थिंक कंप्लीट फेलियर तक जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर तू कंप्लीट फेलियर तक गया, विच आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट फेलियर नॉट टेक्निकल ब्रेकडाउन, तो इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और तो हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी. अंशुमन और ने जो सेम या बोला था हाँ, कि वो आइसोलेशन मूवमेंट में कंप्लीट फेलियर तक जाता है, नॉट Yeah. इन कंपाउंड मूवमेंट्स. Yeah. So I think the absolute max out should be preserved only for meet or mock meet, not in the training days. That's what I think personally. Right. सो और कुछ क्वेश्चंस आए थे हम लोग के लिए. Yeah. So second question is, what do you think is the importance of volume block or hypertrophy block? अंशुमन. हाँ मेरी आवाज हाँ क्लियर है? हाँ नहीं, आवाज आ रहा है. हाइपरट्रॉफी और वॉल्यूम ब्लॉक ना, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपरट्रॉफी. हाँ, तो एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि हम ये जो हाइपरट्रॉफी ब्लॉक और वॉल्यूम ब्लॉक बोलते हैं, तो कन्वेंशनल सेंस में हर टाइम ये 4 वीक्स का रहता है. बिकॉज मतलब आप देख लो, जो भी मतलब नॉर्मल टेम्पलेट उठा के देख लो गूगल से या जो भी, तो वो 4 वीक्स रहता है. तो मैं एट द आउटसेट ये बताना चाहता हूँ कि 4 वीक्स इज नॉट अ फिक्स टाइम. ठीक है, बाद में मैं आऊंगा हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ का इंपॉर्टेंस वो ब्लॉक में. पहले से मैं बताना चाहता हूँ कि 4 वीक्स इज नॉट अ लाइक फिक्स टाइम. ठीक है. और दूसरा चीज, आई वांट टू मेंशन समथिंग कॉल्ड फेज पोटेंशिएशन. ठीक है. तो हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ ब्लॉक इसीलिए हमको इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर आप ब्लॉक पीरियडाइजेशन में करते हो, ट्रेडिशनल ब्लॉक पीरियडाइजेशन जो होता है उसमें फर्स्ट एक हाइपरट्रॉफी फेज रहता है जहाँ पर कि आप बेसिकली हाई वॉल्यूम में जाते हो, मतलब आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है. उसके बाद नेक्स्ट आप ट्रांजिशन करते हो स्ट्रेंथ ब्लॉक में. स्ट्रेंथ ब्लॉक मतलब आपका टेक्निकली स्पीकिंग इंटेंसिटी ज़्यादा रहता है और वॉल्यूम ग्रेजुअली घटता रहता है. और फिर फाइनली स्ट्रेंथ ब्लॉक खत्म होने के बाद आप एक पीकिंग ब्लॉक में जाते हो जो स्ट्रेंथ अपने अक्रू किया है, गेन किया है प्रीवियस ब्लॉक में, उसको टेस्ट करने के लिए. ठीक है. तो इम्पोर्टेंस यही है कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव पावर लिफ्टर है या कॉम्पिटिटिव लिफ्टर है, तो you don't have to basically go for peaking throughout the year. आपको बिल्ड भी करना है स्ट्रेंथ, आपको टेस्ट ही नहीं करना है, आपको बिल्ड भी करना है. तो फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ हमको हाइपरट्रॉफी की जरूरत है. बिकॉज ए बिगर मसल हैज द पोटेंशियल टू बी अ स्ट्रॉन्गर मसल. ठीक है. क्योंकि उसका क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा बढ़ेगा तो फोर्स प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा. ठीक है. तो इसीलिए हाइपरट्रॉफी ब्लॉक में हम, और दूसरा चीज हाइपरट्रॉफी ब्लॉक का एक और इम्पोर्टेंस है कि आप एक्सरसाइज सिलेक्शन भी कर सकते हो कि अपने स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट को छोड़ के बाकी एक्सरसाइज को भी आप कर सकते हो. लाइक सपोज पीकिंग ब्लॉक में आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है स्पेसिफिसिटी, जिसमें कि आप सिर्फ स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट छोड़ के बाकी कुछ नहीं करते हो. और स्ट्रेंथ ब्लॉक में आप वो स्पेसिफिसिटी पिकिंग ब्लॉक से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है कंपेयर टू हाइपरट्रॉफी ब्लॉक. और हाइपरट्रॉफी ब्लॉक में आप बेसिकली दूसरा चीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टू बिल्ड मसल, ऑब्वियसली हाइपरट्रॉफी नाम से पता चला है. दूसरा चीज़, आप प्राइम मतलब स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट, कंपटीशन स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट को थोड़ा रेस्ट देने के लिए. क्योंकि अगर आप वही 3 स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट को ही ऑल थ्रू आउट 3 ब्लॉक्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक टर्म आ जाता है एडेप्टिव रेजिस्टेंस. उसमें क्या होता है कि आप एक मूवमेंट पैटर्न को, अगर लो बैक स्क्वाट हो गया, लो बार बैक स्क्वाट हो गया, उसको आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिन ओनली लो बार स्क्वाट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो फिर आपका बॉडी उसको अडेप्ट कर देता है और फिर गेन्स आना बंद हो जाता है. इसीलिए हम लोग इसीलिए हम लोग ऐड करते हैं एक फ्रंट स्क्वाट या फिर लेग एक्सटेंशन या फिर लेग प्रेस हो गया. ठीक है. तो वही क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स और ये सब को फोकस करने में. तो हाइपरट्रॉफी ब्लॉक का ये होता है कि बिल्ड मसल, उसके बाद टेक रेस्ट फ्रॉम कंपटीशन मूवमेंट्स. ठीक है. और वर्क कैपेसिटी भी बढ़ा जाता है बिकॉज रेप्स आपका ज़्यादा रहता है, रेस्ट पीरियड्स कम रहता है. तो कंडीशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्ट्रेंथ ब्लॉक में आप उस स्ट्रेंथ को
हाइपरट्रॉफी ब्लॉक से स्ट्रेंथ ब्लॉक को जब ट्रांजिशन करते हैं तो आप स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं उसको, कि जो न्यूली गेन्ड मसल आपका है हाइपरट्रॉफी ब्लॉक में, जो आपने मसल गेन किया है उसको बेसिकली आप एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेंथ ब्लॉक में बाय डूइंग अ रिलेटिवली हायर इंटेंसिटी फॉर लेसर नंबर ऑफ रेप्स, और कुछ मात्रा में स्पेसिफिसिटी भी आ जाता है उसमें, क्योंकि आप ज़्यादा वेरिएशंस नहीं डालते हैं, मे बी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाते हैं। तो यही, वैसे तो टॉपिक फास्ट है लेकिन इन शॉर्ट यही बोलना चाहता हूँ दोनों के नाइस। इम्पोर्टेंस के बारे में। मुझे थोड़ा सा डाउट था एक दो टॉपिक्स पे। हाँ हाँ। हाइपरट्रोफी एक ऐसा टर्म है कि मतलब वी कांट अचीव हाइपरट्रोफी इन द स्पेसिफिक ब्लॉक्स, राइट। क्या शायद बोलते इस हो? ब्लॉक में हाइपरट्रॉफी हम अचीव कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर मतलब कुछ ऐसा? मतलब मेरा ऐसा मानना है हम्म कि हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग हम लोग को कंटिन्यू करनी चाहिए इन लाइक अ हम्म डिफरेंट इंटेंसिटी। मतलब पीकिंग फेज में ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए हाइपरट्रोफी, बिकॉज ऑफ हम लोग हाइपर स्पेसिफिक होते हैं फॉर द स्पेसिफिक मूवमेंट्स लाइक स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट फॉर द कंपटीशन। हम्म सो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि वी शुड ट्रेन लाइक हाइपरट्रोफी थ्रू आउट द ईयर बट नॉट द पीकिंग फेज। इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं, व्हाट यू सेइंग कंप्लीटली आई एग्री कि हम लोग, इसीलिए तो हम लोग फेज वाइज ट्रेन करते हैं, जिसको फेज पोटेंशिएशन बोला जाता है, कि प्रॉपरली पहले हाइपरट्रोफी ब्लॉक है, उसके बाद स्ट्रेंथ, फिर मीट्स के लिए हम लोग पिकिंग ब्लॉक को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हर वक्त हर महीने पिक नहीं करते हम लोग। एज फार एज हाइपरट्रोफी माने हाइपरट्रोफी इज कंसर्न, हाइपरट्रोफी एट द माने कोर लेवल, उसका ये मतलब है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, आई एम सॉरी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल सेल्स, ठीक फाइबर। है, मसल हाँ, फाइबर इंक्रीज इन पे। द साइज ऑफ सेल्स, हाइपरट्रोफी हो गया। तो बेसिकली उसका तीन मैकेनिज्म होता है, कि एक होता है आपका टेंशन हो गया, मैकेनिकल टेंशन हो गया, हाँ, दूसरा हो गया आपका रिकवरी। मसल डैमेज हो गया, और तीसरा हो गया आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो गया। ये तीन मैकेनिज्म है। तो आप कोई भी फेज में चले जाइए, पीकिंग ब्लॉक हो या फिर स्ट्रेंथ ब्लॉक हो या फिर हाइपरट्रोफी ब्लॉक हो, मे बी एट द सेल्यूलर लेवल ये सब चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप पिकिंग ब्लॉक की बात करें तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैकेनिकल टेंशन उस टाइम में बहुत कम होता है, और क्योंकि सेट टोटल ड्यूरेशन वॉल्यूम, आपका टोटल टोटल वॉल्यूम टोटल बहुत कम। हाँ, टोटल वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, इसलिए आपका मसल डैमेज भी हायर इंटेंसिटी बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है मसल डैमेज होता है, लेकिन कंपेयर टू अ वॉल्यूम हाइपरट्रोफी ब्लॉक जिसमें आपका सेट ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो टाइम अंडर टेंशन भी ज़्यादा होता है, होता है। मेटाबॉलिक स्ट्रेस मेथड्स आप अप्लाई करते हो, ड्रॉप सेट हो गया, सुपर सेट हो गया, वो सब हो गया। तो हर ये तीन मैकेनिज्म्स बेसिकली तीनों मिला के होता है हाइपरट्रोफी। तो आई वोंट से कि बिल्कुल नहीं होता है पीकिंग ब्लॉक में और स्ट्रेंथ ब्लॉक में, होता है, बट मे बी एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब हम लोग आँख से वो देख नहीं पाते, बिकॉज इट अब तक हैपेंस इतना एट सच अ सेलुलर एंड माइक्रो स्टडीज हुई नहीं बेसिकली। मॉलिक्यूलर लेवल। हम लोगों को या एक्चुअली ये भी पता नहीं हाइपरट्रोफी होती कैसी है। हम्म बहुत स्टडी ऐसे तो एक्सप्लेन करती है कि बस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग पॉसिबल है, पर उस पर रीजंस क्या है आजकल पता नहीं लग रहे। कंफ्यूजन है हाँ स्टडीज में। हाँ, वही ना, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ मैकेनिकल टेंशन इज इम्पोर्टेंट, बहुत लोग बोलते हैं नहीं, मेटाबॉलिक स्ट्रेस का भी रोल है, बहुत लोग बोलते हैं मसल डैमेज का भी रोल है। तो अगर आई वांट टू रेकमेंड, एक है क्रिस बियर्ड्सली, डॉक्टर क्रिस बियर्ड्सली बोल के, या तो ही इज ऑन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड मीडियम। तो उसमें ही पोस्ट्स अ लॉट ऑफ स्टडीज एंड अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल थिंग्स। तो इफ यू रेफर टू हिज ऑल आर्टिकल्स एंड ऑल, तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली कंप्लीट। और आई थिंक एक और क्वेश्चन भी मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि लाइक, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि बुक्स टू बुक्स फॉर नोइंग अबाउट स्ट्रेंथ एंड न्यूट्रिशन। और तो यस, एक तो ये हो गया क्रिस बियर्ड्सली वाला, और दूसरा हो गया एरिक हेल्म्स और वो एंडी मॉर्गन, इन दोनों का एक बुक है, मसल एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पिरामिड। दो बुक्स है, एक न्यूट्रिशन के लिए, एक ट्रेनिंग के स्ट्रेंथ लिए। के लिए। तो राइट। हाँ, तो ये तीन सोर्सेस आई थिंक इज एनफ फॉर एनीवन टू नो अबाउट बोथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन। और मेरे हिसाब से एरिक की जो बुक्स है वो ज्यादा सिंपल है समझने के लिए, हाँ सही और है, सही है, पढ़ने के लिए बिल्कुल भी सही है। मजा आता है एक्चुअली। फॉर हाँ सही बिगिनर्स है, लेफ्टर्स क्योंकि बेसिकली। नहीं, द थिंग इज कि हर मतलब एवरीवन कैन रीड एरिक्स बुक्स, या बिगिनर भी हो सके, एडवांस भी हो सके, खुद ज्यादा हाँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है और ज्यादा हम्म, पेजेस भी नहीं है उसमें। 200 एग्जैक्टली 300 हाँ, पान कोई भी पढ़ सकता है इजीली। और इजी टू एग्जैक्टली। अंडरस्टैंड है, मतलब जो भी यस। आप हम्म बेसिक हम्म
मतलब ऐसे एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई, ये वर्ड डाल दिया बीच के एकदम बड़ा वर्ड। राइट राइट, हाँ मतलब जाके सिर्फ गूगल ही करना पड़ेगा उसको, ऐसे वर्ड्स नहीं है इतने। एग्जैक्टली हाँ ओके, सो मेरा क्वेश्चन था आपको डॉक्टर। हाँ हाँ सो अगर आप जैसे मतलब फेस करते हो राइट, फेस हाँ हाँ पीरियडाइजेशन करते हो, तो अगर एक फेज में आपका एक एथलीट या फिर क्लाइंट उसमें अच्छा कर रहा है, बहुत उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और आपको वो जो हम्म फेज है वो आपको इंक्रीज करना है, तो आप वो हम्म कितने वीक्स तक इंक्रीज कर सकते हो? लाइक फॉर एग्जांपल आपने जैसे पहले बताया कि हाइपरट्रॉफी का ऐसा कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं रहता कि आप सिर्फ हम्म 4 वीक्स के लिए प्लान कर सकते हो। सो हम्म अगर उसने बोला कि मुझे हाइपरट्रॉफी थोड़ी और बढ़ानी है, या फिर उस फेज में मुझे हम्म इंटरेस्ट है ज्यादा, या ऐसा कुछ अगर कुछ सीन हुआ, तो आप उसको कितना बढ़ा सकते हो? लाइक फॉर 6 वीक्स या फिर 8 वीक्स? हम्म। तो उसके लिए पहले तो देखना पड़ेगा कि अगर वो एथलीट है तो उसका कंपटीशन कितना दूर तक है, हाउ फार अवे ही इज फ्रॉम कंपटीशन। हम उस दूसरा चीज़ है कि कौशल एक क्लाइंट के साथ ही वाज वर्किंग, तो उसमें क्या हुआ था कि ही डिडंट प्लान अ डीलोड फॉर 11 स्ट्रेट वीक्स, और वो एंड दैट पर्सन ही केप्ट ऑन हिटिंग पियर्स आफ्टर पियर्स हर वीक में, राइट फ्रॉम वीक 1 से वीक 11 तक। और इसमें मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ माइक टूशेयर का। माइक टूशेयर इज द फाउंडर ऑफ आरपी और रिएक्टिव ट्रेनिंग सिस्टम्स। तो राइट उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि जिसमें 3 वीक्स से 11 वीक्स वो लोग देखते हैं कि मिनिमम 3 वीक्स मैक्सिमम 11 वीक्स तक एक बंदा प्रोग्रेस कर सकता है विथ रिगार्ड्स टू एनी फेज, हाइपरट्रॉफी हो गया या स्ट्रेंथ हो गया। पीकिंग के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों, एज लॉन्ग एज आप देख रहे हैं कि क्लाइंट का रिकवरी कैसा है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसका आउटसाइड स्ट्रेस कैसा है, ठीक है। और बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर सपोज एक वॉल्यूम फेज में बंदा जा रहा है, 4th वीक में वो RP 8-9 कर रहा है, और वो आके बोल रहा है कि नहीं आई एम फुली ट्रैश्ड, और ये हो गया वो हो गया, नेक्स्ट वीक मेरा थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्ट्रेस है, या फिर नेक्स्ट वीक कुछ काम है, ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो इन दैट केस, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस सराउंडिंग द पर्सन, कंप्लीट डीलोड तो हम वी डोंट डू, बट मे बी हम लोग एक हाई इंटेंसिटी डीलोड के हिसाब से करते हैं, कीपिंग इंटेंसिटीज हाई और वॉल्यूम लो, लेकिन हाई मतलब वेरी हाई, अराउंड 85% हो गया, या फिर RP 8-9 हो गया, सो दैट अगर वो कंप्लीट डिलोड कर जाएगा तो उसका एडेप्टेशन जो गेन हुआ था वो वॉल्यूम फेज में, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक हाई इंटेंसिटी डिलोड ऐड कर देंगे उसमें, या फिर दूसरा चीज़ है, अगर हम एक पिवट ब्लॉक जिसे बोलते हैं, पिवट ब्लॉक मतलब आप पिवट ब्लॉक। नॉर्मल जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो चेंज करके कंप्लीट सेट ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइज आप इंट्रोड्यूस कर देंगे, सो दैट बॉडी रिसेंसिटाइज हो जाता है, या फिर आपका फटीग पूरा कंप्लीटली घट जाता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग वी कैन स्टिल मेक हाइपरट्रॉफी गेन्स इफ़ वी गो फॉर अ पिवट ब्लॉक या फिर हाई इंटेंसिटी डीलोड हो गया। और उसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट वीक में शुरू कर सकते हैं, राइट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। से वीक 4 हो गया, 4 वीक्स हो गया, उसके बाद 5th वीक में एक हाई इंटेंसिटी डीलोड गए, 6th वीक में वी कैन कंटिन्यू से फ्रॉम वीक 3 और वीक 4 डिपेंडिंग ऑन the condition, ओके। as long as the athlete doesn't feel any like उसका खुद का मोटिवेशन चला जाता है, कि या फिर वो खुद बोलता है कि बर्नआउट हो गया हूँ, या फिर ज़्यादा एक्स जॉइंट्स पेन्स, ये सब जॉइंट पेन होता है, एक्स होता है, या फिर उसका स्लीप वगैरह बहुत मेस्ड अप है, तो इन दैट केस वी ऑब्वियसली वुड वांट टू डिक्रीज इंटेंसिटी वॉल्यूम वो सब। राइट। मुझे इधर एक और चीज ऐड करनी थी पिवट ब्लॉक के ऊपर। सो हम्म पिवट ब्लॉक्स, मैंने मतलब एक वीडियो देखा था एलन थ्राल का, तो उसने उसमें एक मेंशन किया था कि अगर आप एक वेट कट में हो, या फिर कुछ श्रेडिंग वगैरह कर रहे हो फॉर स्पेसिफिक प्रेप, या फिर कुछ अगर ऐसा कुछ होगा, तो आप उस टाइम पे पिवट ब्लॉक यूज कर सकते हो। लाइक पिवट ब्लॉक में हम सभी एक्सरसाइज यूज करते हैं जो हम नॉर्मल डेज में नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कंपटीशन स्क्वाट कर रहे होगे, तो फिर आप पिवट ब्लॉक में फ्रंट स्क्वाट कर सकते हो। तो आपको बेसिकली उधर ज्यादा मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा कंपटीशन स्क्वाट की जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो गई। या एग्जैक्टली। फिर आप आपके फ्रंट स्क्वाट के ऊपर वर्कआउट करोगे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, तो आपकी उधर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो एक मेंटल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ मतलब घटी नहीं है, लेकिन एक अच्छे तरीके से बढ़ रही है। सो इट इज अ एग्जैक्टली। काइंड ऑफ लाइक पिवट ब्लॉक हम ऐसे भी प्लान कर सकते, यूज कर सकते बेसिकली। हम्म। डॉक, मुझे एक डाउट था आपके इसमें कि आप हम्म जो हाई इंटेंसिटी डीलोड्स
सबको प्रिस्क्राइब करते हो या बस कुछ कुछ एथलीट्स को प्रिस्क्राइब करते हो? नहीं, कुछ कुछ को डिपेंडिंग ऑन पहले तो उनका क्या गोल है, और दूसरा तो अगर वो कंपटीशन खेलना चाहते हैं, या फिर वो रिक्रिएशनल है, या फिर वो प्रोग्रेस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से एक वॉल्यूम ब्लॉक में, या और सडनली उनको 2 वीक्स के लिए सपोज काम रह गया, या फिर जाना है कहाँ पर तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू नॉट लूज एडेप्टेशंस, उसी के हिसाब से, या फिर सिंपली हाई इंटेंसिटी डिलोड, ऐसे ही, मतलब नॉट एवरीवन, कुछ कुछ लोगों के लिए बेसिकली। ओके, नाइस। वेदांत? Okay, so in regards of hypertrophy और strength block, आप अपने जो एथलीट्स के रेप रेंजेस सेट्स के लिए वो कैसे डिसाइड करते हो? फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल, हाँ, फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि यू हैड गिवन मी ऑन सेकेंडरी डे ऑफ माय बेंच प्रेस 4 sets or 5 sets of 7 reps. That to close to I think 70% of my 1 rep max or somewhat. So how do you decide that the rep range? बेसिकली सिंस यू मेंशन्ड बेंच, तो बेंच के लिए एक यही चीज़ होता है कि बेंच यूजुअली बेंच का कोई ऐसा पीक नहीं होता है। Yeah. मतलब आज इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न पावर लिफ्टिंग बेंच का पीकिंग नहीं रहता है, या फिर स्क्वाट या फिर डेडलिफ्ट का ही रहता है प्राइमरीली। तो आप बहुत जन को देखते होंगे कि 2-3 days आउट भी वो लोग बेंच मारते हैं, 60-70 में मारते हैं, ठीक है। Yes. तो विथ रिगार्ड्स टू बेंच, आप you can push bench 3 to 4 times a day. I'm sorry, 3 to 4 times a week with higher rep ranges, से 7-8 हो गया, 9 हो गया, वो सब ठीक है। और मे बी वॉल्यूम ब्लॉक में 10-12 भी हो सकता है, और 15 तक जा सकता है इफ़ इट इज़ अ डंबल मूवमेंट, लाइक डंबल बेंच हो गया या फिर इंक्लाइन बेंच हो गया, ठीक है। और विथ रिगार्ड्स टू डेडलिफ्ट, मेरा यही मानना है कि सिंस मतलब पर्सनली ऑल्सो एक्सपीरियंस, मैं खुद ट्रेनिंग के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि डेडलिफ्ट आई लाइक टू कीप इट लो रेप्स एंड हाई सेट्स, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो डेडलिफ्ट में ज़्यादा रिकवरी बहुत डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू स्क्वाट एंड बेंच में। अगर आप सेट्स ऑफ 8, सेट्स ऑफ 9, सेट्स ऑफ 10 फॉर मल्टीपल सेट्स मार रहे हो, और दूसरा चीज़ हो गया कि अगर आप डेडलिफ्ट मार के फिर 2 दिन के बाद आपको स्क्वाट करना है, तो उसमें भी आपका स्क्वाट परफॉर्मेंस ज़्यादा अफेक्ट रहता है। तो फॉर डेडलिफ्ट्स मेनली हो गया आपका लो रेप्स और हाई सेट्स। और डेडलिफ्ट वेरिएशन, अगर आप ऑपोजिट स्टांस डेडलिफ्ट मार रहे हो, देन आई थिंक कन्वेंशनल इज मोर टैक्सिंग एज कम्पेयर टू सुमो, इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन। और ये वेदांत भी जानता होगा, उसको आई थिंक आई रिमेम्बर आई गेव हिम 144/8। तो Yeah. तो और फिर सुमो लाइक 170, 180, 190, 200, उसका रिकवरी मस्त था इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ नॉट ईटिंग और कॉलेज लाइफ और वो सब। Yeah. तो हाँ, तो डेडलिफ्ट में ज़्यादा टाइम लो रेप्स और हाई साइड्स रहता है, और स्क्वाट्स में इन द मिडिल, लाइक इन मिडिल बिटवीन बेंच एंड डेडलिफ्ट रहता है, क्योंकि वो बेसिकली डिपेंड करता है। अगर आप वही वॉल्यूम ब्लॉक में देख रहे हो कि क्लाइंट और एथलीट ही परफॉर्म्स वेल विथ हाई रेप्स, लाइक से स्क्वाट अगर सेट्स ऑफ 8, सेट्स ऑफ 7 ऐसा वो संभाल पा रहा है विदाउट द अप्रोप्रिएट फटीग, तो यू कैन नो कि इधर ही इज नॉट लाइक इधर ही नीड्स मोर वॉल्यूम, या फिर ही नीड्स लेस वॉल्यूम इफ ही इज नॉट रिकवरिंग दैट वेल। तो उसी के हिसाब से रेप रेंजेस प्लान करते हैं, लेकिन बेसिकली फॉर बेंच एंड डेडलिफ्ट मैंने बता दिया कि ये होता है। Okay, so मेरा ऐसा डाउट था कि since you know I क्या कहते हैं उसे, I respond well to some sumo volume. Okay, but you programmed some heavy sumo deadlifts for me, that too in the doubles or singles. So since you know that an athlete can respond well to volume work as compared to singles or triples or doubles, तो वैसे में आप कैसे प्लान करोगे regardless of मीट आ रही या नहीं? Okay, if an athlete responds well to double, singles or triples, तो पहले चीज मैं बताना चाहता हूँ कि पावरलिफ्टिंग इज अ गेम ऑफ ओनली सिंगल्स। ऑन मीट डे यू हैव टू डू 9 सिंगल्स बेसिकली, 3 स्क्वाट, 3 बेंच, 3 डेडलिफ्ट हो गया। तो एक चीज आता है कि आज के मॉडर्न स्कूल ऑफ कोचिंग में मोस्ट गुड कोचेस वो क्या बोलते हैं कि आप एक हैवी सिंगल रखो फॉर योर मेन मूवमेंट्स मल्टीपल टाइम्स अ वीक,
ठीक है, स्क्वाट 2 बार हो गया, बेंच 2-3 Yeah. बार हो गया, हैवी सिंगल रखो, क्योंकि उसमें से उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिसिटी आपका गेन होता है, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अनलेस एंड अनटिल आप हैवी सिंगल्स रेगुलरली ना करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड बेसिकली टू सिंगल्स, आप हाई वॉल्यूम रिस्पॉन्डर हो या फिर सिंगल रिस्पॉन्डर हो, अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरा प्लान तुम्हारे साथ बेसिकली ये था कि आई थिंक हेवी सिंगल्स और डबल्स जो डेडलिफ्ट में दिया था मैंने, दैट वाज बिकॉज यू वर इन वीक 5 और समथिंग आई गेस, तो Yeah. उसके पहले वीक में वॉल्यूम आई थिंक थोड़ा ज़्यादा था week 4 में, और I didn't want the total number of reps, like suppose if I gave you deadlifts of 5 into 3, that is 15 total reps, okay, so 15 good quality reps because the total number of reps is only 3%, तो अच्छा ही रह पाएगा compared to 3 into 5 or 3 into 6 into 3 will have better quality reps. तो let's say you did 5 into 3 week 4 में 15 total reps, तो week 5 में I would have increased intensity और 5 into 2 उसको रख दूंगा, तो इफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ रेप्स वही आसपास ही रहेगा, 10-15 के बीच में ही रहेगा, ज़्यादा घटेगा नहीं। और उसके इन एडिशन टू दैट उसका इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि टेक्निक तो रहता ही है, और फिर आपका हाई इंटेंसिटी मतलब कंपेयर टू 4th वीक 5th वीक में ज़्यादा इंटेंसिटी का आपका एडेप्टेशन भी रहता है, ठीक है, और स्पेसिफिसिटी भी रहता है बिकॉज ये बेसिकली परफॉर्मिंग अ सिंगल डबल और अ ट्रिपल। तो यही रीजन होता है मतलब फॉर द प्रोग्रामिंग थिंग। ओके। सो Okay. यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज अपना वन रेप मैक्स टेस्ट करते हैं। सो उनके रिगार्डिंग कुछ कह सकते हैं आप, मतलब उनको बेसिक का मतलब उनको लगता है कि बस वन रेप रोज मारने से मेरा स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा मतलब टू अगर आप बहुत ज़्यादा टेंड होते हो वन रेप के मैक्स की, आप जो मतलब यू बिल्ड अ लॉट ऑफ फिटीग, अगर आप सही बहुत है। ज़्यादा हम्म, आसपास मारते हो वन रेप मैक्स, तो लाइक बेसिकली 90% और 95% के आसपास। हम्म। सो उस पर आपका थॉट क्या है? हाँ, पहले चीज तो अगर इफ यू आर अ रिक्रिएशनल लिफ्टर जो कि यू डोंट हैव एनी प्लान्स ऑफ कम्पीटिंग एनी टाइम, कभी भी आपको कंपटीशन खेलना नहीं है, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके टू गो फॉर अ हैवी फॉर अ हैवी लिफ्ट, ओके, ऑन अ रेगुलर बेसिस। हैवी लिफ्ट का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन मैक्स आउट जाके करो, ठीक है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये आता है कि कुछ पावर लिफ्टर्स भी इन ऑर्डर टू गेट दैट सडन स्पाइक इन स्ट्रेंथ, सडन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, वो लोग कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, सच है स्क्वाट एवरी डे हो गया, या फिर आपका बेंच एवरी डे हो गया, तो हाई उसमें फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, तो बल्गेरियन लाइट जैसे बोलते हैं या फिर बल्गेरियन ट्रेनिंग जैसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको हर दिन हैवी जाना है, लेकिन हर दिन आपका एक सीलिंग रहता है, उसे बोलते हैं डेली मैक्स। और वो डेली मैक्स आपका हर दिन फ्लक्चुएट रहता रहेगा, किसी दिन आप 85% तक मार सकते हैं, किसी दिन आप 90% तक मार सकते हैं, या फिर 8 आरपी एक दिन मार दिए, दूसरे दिन 9 आरपी, तो वो वेरिएशन रहता है। आप सिंगल मारते हो जाके हर दिन, तो उसमें बेसिकली आप स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर पाओगे फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि आपका स्पेसिफिसिटी बढ़ जाता है और आपका इंटेंसिटी भी हायर ही रहता है। लेकिन जितना जल्दी आप स्ट्रेंथ गेन करते हो, उसके बाद अगर आप टेस्ट करोगे फिर से आप हर दिन तो नहीं कर, हर टाइम तक तो नहीं कर सकते, महीने महीने तक तो नहीं कर सकते, जितना जल्दी आप स्ट्रेंथ गेन करते हो उतना जल्दी भी आप लूज भी करते हो उस विथ रिस्पेक्ट टू दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। और दूसरा चीज हो गया, जो लोग हर दिन मैक्स आउट करते हैं, एक में ये बोल दिया कि जो लोग डेली मैक्स करते हैं एज कम मैंने जैसे बल्गेरियन प्रोग्रामिंग में होता है, और जो लोग हर दिन मैक्स आउट करते हैं दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि पहले तो डेडलिफ्ट में आप अगर हर दिन मैक्स करते हो, मैक्स आउट करते हो, तो फटीग तो इतना ज्यादा होगी कि आप नेक्स्ट डे स्क्वाट या बेंच कर ही नहीं सकते। और स्क्वाट में भी अगर आप इतना ज्यादा इफ यू मैक्स आउट एवरी डे, पहली चीज तो बहुत लोग अपना डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और फिर स्पॉटर्स वगैरह के हेल्प लेकर वो उठते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। माई थिंग इज, मैंने इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन, पहले तो आपको टेक्निक जानकर स्ट्रेंथ आपको बिल्ड करना है, अनलेस एंड अनटिल आप एडवांस नहीं हो, लाइक अनिकेत हो गया, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी 105 में। तो अनलेस एंड अनटिल आप एडवांस नहीं हो, तो आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए।
टेक्निक हो गया या फिर वही 60 to 70 to 80% मैक्सिमम, उसी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए. मैक्सिंग आउट एवरी डे with regards to Bulgarian training, daily max is okay, but जैसे यहाँ पर लोग करते हैं, that is completely wrong. I won't advise it. क्योंकि मैं भी बहुत लोग को एडवाइस करता हूँ कि मैं जो स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ इज सब मैक्सिमल ट्रेनिंग, मतलब अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम 70% एंड बिल्डिंग फ्रॉम देयर बेसिकली. सो मैं बहुत लोग को एडवाइस करता हूँ कि सब मैक्सिमल ट्रेनिंग स्टार्ट करो, सो यू कैन इम्प्रूव योर फॉर्म एंड टेक्निक. सो उसे लगेगा कि आप कुछ उठा नहीं रहे हो जब आप लिफ्ट करोगे, क्योंकि आपका फॉर्म एंड टेक्निक इतना एफिशिएंट होगा कि आपको सब कुछ इजी लगेगा उठाने में. Exactly. Because you're building the neural patterns again and over a period of time. Exactly. So is it right or to build with submaximal or to get heavy singles every day? I think both of them have their own merits, but I think अगर if you are a relatively new lifter, let's say हो गया आप टेक्निक अभी भी आपका एफिशिएंट नहीं है, सब मैक्सिमल ट्रेनिंग का तो उसमें आप सब मैक्सिमल ट्रेनिंग ट्राई कर सकते हैं. वो एक. दूसरा चीज हो गया, even if you are a very advanced lifter, submaximal training allows you to go for longer periods of time without any significant injury. ठीक है, और आपका टेक्निक मेंटेन भी रहता है. बहुत जन का हाई मतलब 70-80% में टेक्निक फ्लॉलेस रहता है, और बहुत जन का 90% में भी टेक्निक फ्लॉलेस रहता है. मेन रीजन यही है कि ज्यादातर वो लोग सबमैक्स ट्रेनिंग में टाइम स्पेंड करते हैं और अपना टेक्निक बिल्ड करते हैं, विच इज व्हाट आई वुड रेकमेंड. और heavy singles, it absolutely varies from person to person और time और like from client to client और athlete to athlete. अगर आप confident हो कि आप 90% से ज़्यादा आप उठा सकते हो विदाउट ब्रेक इन टेक्निक, हाईवी सिंगल्स मार के भी आप रिकवर कर सकते हो या फिर ज़्यादा फटीग नहीं हो रहा है, देन यू शुड गो फॉर इट. और आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, हाई वॉल्यूम रिस्पॉन्डर नहीं हो, आप ज़्यादा लो वॉल्यूम में रिस्पॉन्ड करते हो या फिर हाई इंटेंसिटी में रिस्पॉन्ड करते हो, देन यू कैन गो फॉर इट. और तीसरा चीज़ हो गया, पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिसिटी का गेम है, तो आप ज़्यादा सिंगल्स ट्रेन करोगे तो मे बी यू कैन ऑल्सो लाइक मेंटेन स्पेसिफिसिटी. बट दूसरा चीज़ ये भी हमको माइंड में रखना है कि आप पीकिंग ब्लॉक में भी एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हो, आप स्पेसिफिसिटी ज़्यादा बढ़ा रहे हो. तो इट डजेंट मैटर कि आप सिंगल्स करो हर मतलब थ्रू आउट द ईयर या फिर पीकिंग ब्लॉक करो, दोनों चीज़ अल्टीमेटली आपको सेम ही ये होगा. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Peaking block is type of a phase. एग्जैक्टली. तो But मुझे ऐसा फील होता है पीकिंग ब्लॉक में आई गेट अ लॉट्स ऑफ पेन्स इन माय जॉइंट्स एंड स्टफ. हाँ, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा रहता है, और अगर आप इंटेंसिटी ज़्यादा करके लाइक बेसिकली स्ट्रेंथ से पीकिंग में जाते हो, तो दैट इज़ प्रिटी नॉर्मल कि आप यू आर नॉट यूज्ड टू दैट हैवी वेट. वो दूसरा चीज़ होता है सिंगल्स ट्रेनिंग में कि यू गेट यूज्ड टू हैवियर लोड्स. 85-90% में आप यूज्ड टू हो जाते हैं, तो यू डोंट गेट दोज फीलिंग कि हाँ अरे बहुत हैवी लग रहा है आज वेट एंड ऑल. और वो दूसरा चीज़ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही वो हेल्प करता है मीट में, कि अगर आप सपोज आपका मीट में टारगेट है, सपोज आप 200 kg उठाने वाले हैं, और आप ट्रेनिंग में यू हैव डन 195 kg सिंगल्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो आपको वो 200 उठाने में इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं आएगा एज कम्पेयर टू समवन जो कि 160, 170, 180 तक गया है ट्रेनिंग में सब मैक्स करके, और वो मीट में 200 kg उठाने जा रहा है. So that is what I feel about it. I think Nice. both of them are fantastic, but it depends from person to person. मतलब इट्स अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग लाइक. Exactly. बहुत लोग करते नहीं है. हाँ, वो क्योंकि वो टाइम लगता है ना, और लोग आजकल बहुत इम्पेशेंट है. तो ओके, सो इधर और एक मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ सब मैक्सिमल ट्रेनिंग के ऊपर, कि जैसे मुझे भी इंजरी हुआ था, मैं मतलब जब मैं इक्विप ट्रेनिंग करता था तब आई यूज्ड टू लाइक ट्रेन हेवी इन एवरी वीक, राइट. सो जब मैं मुझे हिट हुई इंजरी से, जब मैं फिर से वर्कआउट चालू किया, तब मुझे सब मैक्सिमल ट्रेनिंग ने बहुत हेल्प किया. सो सब मैक्सिमल मुझे अनिकेत ने प्रेफर किया था. सो आई थिंक कि अगर आप किसी इंजरी से या फिर किसी बहुत बड़े ब्रेक से अगर आप लिफ्टिंग में फिर से आ रहे होगे, तो सब मैक्सिमल ट्रेनिंग फॉर लाइक 8 to 12 वीक्स आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. हाँ, completely agree.
वेदांत कुछ और क्वेश्चन है अपने पास? या सो मूविंग ऑन, सिंस तुमने बात किया साइकोलॉजी के बारे में, हाउ कैन यू टेल एन एथलीट और टीच एन एथलीट टू बिल्ड अ विनिंग मेंटालिटी और स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, because some people are very neurotic and they get very nervous when you approach heavy singles. No, like Nice question. will I do it, can I do it? There are many stressors, बाहर के बहुत stressors रहते हैं, for example exams हो गए या फिर personal life हो गई. So how can you make an athlete build a tunnel vision towards Okay, achieving a goal? okay. First thing, though, I would like my client or my athlete to be practical about one thing. Ki you should only think about studies while studying. You should only think about lifting while lifting. You should only think about food while eating. ठीक है, यही चीज हमें याद रखना चाहिए. If you think about अरे something is going on in my life now, I can't lift heavy while being in the gym, then that will be counterproductive. Similarly, if you think about lifting while studying, that is also counterproductive. तो दैट इज वन, एक चीज फोकस हो गया. दूसरा चीज, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल दे से कि लाइक यू नो if I'm approaching a heavy single, then I get that nervousness or around. See, sometimes it is normal to get nervous because it is a heavy lift and obviously it will feel heavy, but you should also remind yourself ki you are not lifting this completely out of the blue. You are not just coming to the gym and lifting this. See, tell yourself कि previous weeks में तुम ये weight उठाए, then week 1 में you lifted this, week 2 में you lifted this, week 3 में you lifted this. Tell yourself that, see, I have been regular, okay, I have put in my effort and there is no reason why I will fail. क्योंकि डेटा ये बताता है कि आई हैव नॉट मिस्ड अ ट्रेनिंग सेशन, आई हैव नॉट मिस्ड अ लिफ्टिंग सेशन, आई हैव नॉट had any form of technical breakdown in my previous weeks, so why will I miss this? If you think like this, then I think it will very much help you. You will gain more confidence. और basically ये चीज़ हो गया. I mean, I don't have anything else to say. बहुत लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं लिफ्टिंग के टाइम पे. Okay, जैसे मुझे कि ऐसे मुझे टी शर्ट पहनना है, मेरा लिफ्टिंग टी शर्ट है ये, यही पहनूंगा मैं. इट्स लकी टी शर्ट बेसिकली. बहुत लोग अब ऐसे वो ऐड करता है. आई थिंक इट एड्स अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट. if you are kind of superstitious, you can go with it. Like unless and until वो आपको हार्म नहीं कर रहा है, you can do it. Yes. वेदांत. Yeah, so next question, moving on. A person asks, how much total should I need to win a gold in 74 kg category? Does anyone know that answer? Yeah, कौन at सी nationals. कैटेगरी? 74 kg body weight. नहीं equipped या raw? रॉ. Raw. raw. मैं कमेंट I सेक्शन think में ऐड कर दूंगा. कमेंट I सेक्शन think में ऐड कर दूंगा. जितना मैंने लास्ट 2-3 ईयर के देखे थे रिजल्ट्स में, I think if you have a total of around 600 kg, now you are more than safe in 74 or 83 kg category. Yes. 93 में भी. But that I'm talking about junior category, not the open one. हाँ नहीं ठीक. नहीं, सीनियर का 93 का रिकॉर्ड है 707 कुछ, I think 707.5. 74 का 660 650 ऐसा कुछ है शायद. In open, सीनियर में ओपन में. Yeah. हाँ, 660. वो पावरलिफ्टिंग इंडिया का वो एक है पीडीएफ, आई थिंक. हाँ. 660. 656. हाँ, वैसा Strong. कुछ है. Okay, so एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पर्सन आस्क्स कि उसके जेनेटिक्स बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत पुअर है अकॉर्डिंग टू हिम. So should he shift from bodybuilding to powerlifting? Okay, I think She can what try. people forget is, like, if you have already there is no way to know you have got poor genetics unless you have put in a lot of years of work. पहला चीज. Yeah. ठीक है, 1 साल 2 साल लिफ्ट करके you cannot say कि you have got poor genetics, But because you you can haven't know, but no, you can know that you have the, अगर आप ट्रेन कर रहे 2 साल में और आपको एकदम ज़्यादा ट्रेमेंडस गेन्स मिल रहे, सो यू हैव अ फीलिंग दैट आपका जेनेटिक्स अच्छा है या आपका न्यूट्रिशन कुछ अच्छा है. हाँ, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा ट्रेन नहीं कर रहे, उतना ज्यादा आप गेन नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब भी ये नहीं है कि आपका जेनेटिक्स कम है. बिकॉज एट द एंड 5-10 years या 15 years डाउन द लेन,
both of these guys will be at almost the same point. Both of them will be at their genetic limit, provided उनका programming, training, nutrition सब consistent रहा होगा. दूसरा चीज, people also tend to forget कि the basics of bodybuilding are big barbell compound movements: squat, bench, deadlift, barbell row, overhead press. और इन पांचों में से आप, और चिन अप्स भी, पुल अप्स भी ऐड कर लो उसमें, इन पांचों में से, इन 6 एक्सरसाइज में से 3 आपका पावर लिफ्टिंग में हो गया. तो इतना ज्यादा ओवरलैप, बहुत ज्यादा ओवरलैप है जो कि बहुत लोग रियलाइज नहीं करते हैं. अनलेस एंड अनटिल यू बिल्ड अ बिगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल्स, आपका पावर आउटपुट कम ही होगा और आप उतना ज्यादा वेट लिफ्ट ही नहीं कर सकते हैं. इसीलिए पीपल, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ड्रग फ्री लिफ्टर्स, क्योंकि उनका ये रहता है कि अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट बिग, यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट हैवी. ठीक है. और हाँ, तो यही बताना चाहता हूँ कि यू हैव नो वे ऑफ नोइंग अभी कि यू हैव नो वे ऑफ कंक्लूडिंग कि मेरा ऑलरेडी पुअर जेनेटिक्स है, आई कांट लिफ्ट दिस, and focus on big barbell compound movements. Do 1 or 2 mock meets for fun and see where you are at and just progress. You don't have to like इतना पहले से ही इतना स्ट्रेस डाल दोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो वो आपको बहुत हार्म करेगा फ्यूचर में. राइट. मुझे अच्छा लगा थिंकिंग ये. मैं तो जेनेटिक फैक्टर निकाल के ही बात करता हूँ क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग विच वी कांट कंट्रोल. हाँ, So I basically focus on न्यूट्रिशन, स्लीप, रिकवरी और प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ बिकॉज वही चीज़ें हम लोग ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं जो हम लोग के हाथ में होती है. exactly. जेनेटिक ऐसे चीज़ है, क्या करे, अभी हो गया तो हो गया ना, फायदा हो गया बच्चा, उसमें वही जेनेटिक ना, चेंज क्या करेगा. एग्जैक्टली. लेकिन बिना ट्राई किए आप नहीं जान सकते ना जेनेटिक खराब है या अच्छा है, ऐसे वो भी सही वे में ट्राई करने के बाद. मुझे ऐसे बच्चे लोग मिलते हैं ना, मतलब 1-2 साल कर लिया भाई, बॉडी नहीं बन रही, क्या करूँ मैं, स्टेरॉइड लूँ क्या नहीं, ऐसे और एकदम इवन एडी इडियोटिक. कॉनन जो है ना, वो भी उसके 1-2 इंटरव्यू में बोला कि अगर आपको किसी चीज में अगर एक्सेल करना होगा तो आपको एटलीस्ट 10 साल देने पड़ेंगे उस चीज के लिए. सही है. ये पावर लिफ्टिंग हो गया या फिर आउटसाइड पावर लिफ्टिंग कुछ भी होगा तो आपको एटलीस्ट 1 डिकेड देना होगा उसमें प्रोफेशनल या फिर उसमें टॉप होने के लिए. So तब तक you are आप कुछ talking नहीं to a कर doctor. सकते. You are talking to a doctor. मेरा 10 साल नहीं हुआ है अभी तक. 6 साल, 6-7 years. 6 6 साल हो गए. हाँ, एमबीबी, हाँ. 5 years का डिग्री होता है और 1 year का कुछ होता है ना. इंटर्नशिप एक्चुअली 4.5 का होता है, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप. लेकिन स्टेट वाइज वो वेरी करता है, सेशन कब शुरू होता है कब खत्म होता है, तो कुल मिला के 5.5-6 years. मेरे भी हमने दोस्त So you लोग are तो trying to get a master as Hmm? well, right? Now you are हाँ. trying to get a specialization. या तो अभी काउंसलिंग तो अभी फर्स्ट राउंड खत्म हुआ है, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि किस में सोच रहे हैं. मेरा तो बेसिकली रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आई एम बेसिकली थिंकिंग अबाउट समथिंग लाइक पैथोलॉजी हो गया या फिर माइक्रोबायोलॉजी हो गया. देखते हैं क्या होता है फिर. माइक्रोबायोलॉजी अच्छी है, मेरे एक दोस्त करे क्योंकि पता है Good luck थोड़ा. for that. अच्छा, थैंक यू सो मच. Okay, so since we are short on time, there are Okay. 2 last questions. First is, what do you think that putting quality content? Let me rephrase it. Why do you think that putting quality content? Yeah, putting quality content like the informative post we put, like you, Kaushal ho gaya, Ajitesh, or us 3. Why do you think it is better to put that content than clickbait videos, which is getting much more views from people, much more response, like lose 1 kg of fat in 1 day, 5 kg of fat in 1 week, get taller, grow beard, or whatever else? Yes. Because first thing is, तो आज like in today's world everybody has become very lazy after social media. पहला चीज. Yeah. तो everyone looks for shortcuts. ठीक है. आप फैट की बात कर रहे हो, 1 kg में 1 वीक में इतना लूज करो. इफ यू लुक एट अदर फील्ड्स आल्सो, नंबर ऑफ वीडियोस आपको मिलेंगे दूसरे फील्ड्स में भी. 1 वीक में आप पैसा कमा लीजिए, 1 वीक में आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो इट इज एवरीवेयर. या बहुत, मतलब बहुत ज्यादा ये फैल चुका है सोशल मीडिया में. हाँ, तो मेन चीज ऑर्गेनिक इंफॉर्मेटिव कंटेंट का यही एक है कि इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड इफ यू पुट गुड कंटेंट, आपको व्यूज आएंगे ही आएंगे. ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली नहीं आएंगे, लेकिन ओवर टाइम आपको जरूर आएंगे. और यू विल हैव अ लॉयल ऑडियंस. एक तो ठीक है, आपका निशे कंटेंट है या फिर जनरलाइज कंटेंट है, यू विल हैव अ लॉयल फॉलोइंग.
और आपका फॉलोइंग भी, दे विल आल्सो गेट एजुकेटेड, दे विल आल्सो गेट एम्पावर्ड, और वो भी शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो बेसिकली इट विल एक्ट लाइक अ चेन रिएक्शन। और क्लिक बेट वीडियोस का एक डिसएडवांटेज होता है कि एक तो एंगेजमेंट अच्छा मिलता है, वो तो एक है, लेकिन लोग कुछ सीखते नहीं उसमें से। आधा लोग गाली देते हैं, आधा लोग देख के चले जाते हैं, नहीं होगा बोल के, ठीक है। तो इसमें कोई सीखा नहीं, आधा दिन गाली दिए, आधा दिन अपना टाइम वेस्ट किए, तो बेसिकली नो वन इज गेनिंग एनीथिंग, ओनली द पर्सन हु इज मेकिंग द वीडियोस, वो लोग ही व्यूज गेन कर रहे हैं। तो यही रीजन होता है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। दूसरा चीज होता है अपना खुद का एक इंटरेस्ट रहता है। इफ यू मेक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अबाउट समथिंग यू आर गुड एट और समथिंग यू लाइक डूइंग, then in that case तुम्हें खुद भी benefit मिलेगा, you'll get that urge to study more about that subject, study more about that topic। तो तुम्हें खुद भी benefit मिल रहा है, दूसरों में benefit मिल रहा है, तो obviously informative content is better। नाइस। किसी को कुछ so ऐड करना वेदांत, है? नहीं क्वेश्चंस ऐड कर सकते क्या अपन, कुछ छोटे रैपिड क्वेश्चंस वगैरह? एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, सिर्फ वो पूछ लेता हूँ मैं। ओके Short वेदांत one, इज ठीक सो है? नीडी। Okay, so currently in quarantine, what are you working out on, and what are your tips for people who don't have access to any equipment? Me personally I am pretty lucky because जिस दिन यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मई 23 को शायद, आई एम सॉरी मार्च 23 को, Yeah. हाँ, तो मार्च 22 में मेरा जिम बंद हुआ, तो आई इमीडिएटली वेंट टू अ नियर बाय स्पोर्ट्स थिंगी एंड ब्रॉट अ फ्यू डंबल्स। तो आई एम एक्चुअली प्रीटी फॉर्चुनेट कि मेरे पास है 3-4 डंबल्स पड़े हुए हैं। तो अभी तो बेसिक पुश के लिए पुशअप्स और इंक्लाइन डंबल मार रहा हूँ, और पुल के लिए डंबल रो और पुलअप्स मार रहा हूँ, और वगैरह आर्म्स ओवरहेड प्रेस जो भी है। फॉर क्लाइंट्स आई थिंक जितने भी क्लाइंट्स है मोस्ट ऑफ देम आर बिजी इन देयर वर्क इन क्वारंटाइन, और बाकी जन आई डोंट थिंक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस मतलब प्योर बॉडी वेट एक्सरसाइज विदाउट एडिंग एनी वेट विल हैव एनी बेनिफिट। तो उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए भी मतलब आई डोंट सी एनी रीजन, एंड इट्स नॉट दैट कि उनके पास टाइम चला जा रहा है पूरा, दे वोंट बी एबल टू लाइक गेट स्ट्रॉन्ग और समथिंग। तो इट्स बेटर टू बी पेशेंट इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू अ जिम, बिकॉज एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, इट्स नॉट ओनली यू, तो यू आर नॉट स्पेशल, एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। और बाकी एक दो जन हैं जो उनके पास जिम है, तो उनके लिए नॉर्मल जैसे प्रोग्रामिंग दूसरे लोगों के लिए करता हूँ, दे हैव अ होम जिम, तो उनके लिए वही प्रोग्राम करता हूँ। और होम जिम में मशीन ज़्यादा नहीं होता है, तो बेसिकली बारबल्स या फिर डंबल्स, इजी बार हो गया, वो सब ऑल्टरनेटिव्स करना पड़ता है ऐसा। एक्चुअली मूवमेंट मतलब नेग्लेक्ट करना पड़ता है। So लेकिन quarantine से हाँ वापस, यूनिलैटरल, yeah, हाँ नहीं, go ahead, यूनिलैटरल go में ahead. ज़्यादा फोकस मतलब अभी कर रहा हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट पेज ऑफ। तो अगर अभी यूनिलैटरल में फोकस हो रहा है तो मसल इम्बैलेंसेस भी फिक्स हो जाएंगे, राइट? अगर हाँ, if there are any. या लाइक बहुत जन का एक साइड दूसरे साइड से हाफ इंच क्वार्टर इंच डिफरेंस रहता है, या फिर Mostly forearms. वेदांत नोज बेटर। सिंगल तो फॉर वो लाइफ। रहता है, स्ट्रेंथ में भी ज्यादा रहता है। इफ यू योरसेल्फ कैन ट्राई, अगर एक डंबल है तो राइट हैंड में यू कैन डू ओवरहेड प्रेस एंड सी हाउ मेनी रेप्स यू गेट, लेफ्ट हैंड में यू कैन कंपेयर एंड सी हाउ मच यू कैन गेट। बोथ अगर इक्वल है तो ठीक है, इट्स फाइन। इफ बोथ इज नॉट इक्वल देन एटलीस्ट क्वारंटाइन में कुछ तो काम मिल जाएगा वर्क करने के लिए, बीट फोर आर्म्स और एनीथिंग। So क्वारंटाइन से वापस आने के बाद और रेगुलर ट्रेनिंग में, तो जो हमारी पुरानी स्ट्रेंथ थी वो वापस आने को हाउ मच टाइम यू कैन से कि लगेगा वो वापस फेज में आने के लिए? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक एथलीट हु हैज बीन ट्रेनिंग फॉर नंबर ऑफ इयर्स और जिसका कंपैरेटिवली बेसलाइन स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा है, तो इन माय ओपिनियन उसको कम टाइम लग सकता है। और जो कम्प्लीटली बिगिनर है उसको तो क्वारंटाइन में भी जितना टाइम लगेगा स्ट्रेंथ लाने के लिए, जिम जाने के बाद भी मे बी ही विल टेक द सेम टाइम। एंड सिंस मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आई वुड से आई थिंक इट विल टेक समवेयर बिटवीन 1 or 2 months। डिपेंडिंग Okay. अपॉन द एथलीट, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द एथलीट ऑफ कोर्स। बिकॉज बहुत सारे लोग 3 वीक्स में अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे, और बहुत लोग को एग्जैक्टली। 2 महीने जा सकते हैं स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। और आई बिलीव यू कैन गेट न्यूबी गेन्स आल्सो आफ्टर दिस क्वारंटाइन एग्जैक्टली, पीरियड। यस। सो आप जहाँ पे अपनी ट्रेनिंग छोड़ा था उससे आप
शायद से थोड़ा और स्ट्रांग होके आ सकते हो आफ्टर द क्वारंटाइन इज ओवर एंड यू Exactly. गेन योर स्ट्रेंथ बैक. True. देवा, तेरे पास थोड़े क्वेश्चंस थे आई बिलीव. नहीं, मैं पूछ रहा था कि क्या हम तीनों एक रैपिड क्वेश्चंस का एक राउंड करते हैं क्या, मतलब स्टार्टिंग विद यू, फिर मैं अंशु, और डू यू हैव वेदांत. टाइम? हाँ ठीक है, आई कैन, या नो रैपिड प्रॉब्लम. क्वेश्चन, सिर्फ 2 लाइन में सिर्फ उसका आंसर देना है, ऐसा कुछ. हाँ ठीक है, ठीक है. कम तो ऑन, लेट्स गो. अनिकेत स्टार्ट. वेट, आई थिंक वी शुड हम लोग को एक पैटर्न सीक्वेंस तैयार करते हैं. वही ना, अनिकेत, मैं और तू. नहीं, रुक ना. अनिकेत, अंशु, फिर Okay. देवा और फिर वेदांत. फिर तो अल्फाबेटिकली हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. क्या? ठीक है, क्वेश्चन क्या पर? तो तेरे ऊपर है, तुझे क्या पूछना है. रैपिड क्वेश्चन है वो. मुझे क्या पूछना है मुझे पता है, या फिर मैं मैंने स्टार्ट सारे कर पूछ सकता लिए, हूँ. तू स्टार्ट कर. मैंने सारे पूछ लिए. मैंने भी सारे Okay. पूछ लिए. ओके चल, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, मैं करता हूँ. Okay, मेरा okay. छीन लेगा तू मेरा. ओके. अरे ऑब्वियसली. ओके, सो डॉक, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है. हु आर योर फेवरेट यूट्यूबर्स हु आर लाइक पावर लिफ्टर्स, और जो पावर लिफ्टिंग के नॉलेज शेयर करते हैं, डजंट मैटर इंडिया में हो या फिर फॉरेन कंट्रीज में हो, उनमें से टॉप 5 लोगों के नाम बताओ. टॉप 5. एक हो गया ब्रेंडन टियर्स हो गया. ओके. दूसरा जॉनी कैंडिटो. ओके. तीसरा शॉन नोरिएगा. ओके. चौथा अम, चौथा कौन है? एक्चुअली मैं यही 3 ज्यादा देखता हूँ. Okay. टॉप 3 भी चलेगा, टॉप 3 भी चलेगा. टॉप 3 भी चलेगा, कोई इशू नहीं. हाँ ये 3. हाँ, और ये ब्राइस क्रॉचेक. Bryce कैलगरी Crochet. बारबल. कैलगरी बाबल. चल दैट्स मेरे द बारे. बेस्ट. ओके. मेरा फेवरेट टॉप 3 है. पहले ओमार यूसुफ, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम हिम watching all the videos basic about bodybuilding and powerlifting. उसके बाद एक अनकन्वेंशनल बंदा है, साइलेंट माइक. ओमार यूसुफ का दोस्त है. अनकन्वेंशनल, डू यू मीन सुमो? नहीं मतलब बहुत लोग उसको फॉलो नहीं करते फॉर लिफ्टिंग एडवाइस. सो साइलेंट माइक, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है. ब्राइस क्रॉचेक, कैलगरी बाबल, आरटीएस ट्रेनिंग सिस्टम्स, और जगरनॉट ट्रेनिंग सिस्टम. ओके. वेदांत. ओके, सो मैं डिवाइड करूंगा बिगिनर्स जो हमें व्यूअर्स हैं. अगर अरे आप पका मत डिपेंड करता है कि सिर्फ आपकी तेरा बता. सिर्फ तेरा ठीक है. बता. अगर आपको बता रहा हूँ, रुक ना. जो लोग बता ना. बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स के लिए अच्छे हैं, 2000 शॉन नोरिएगा, जॉनी कैंडिटो, जेटीएस जगरनॉट ट्रेनिंग सिस्टम्स एंड कैलगरी बारबेल. और जो लोग एडवांस्ड हैं, जिन लोगों को एडवांस टिप्स चाहिए, उन लोग के लिए आरटीएस रिएक्टिव ट्रेनिंग सिस्टम्स एंड ब्राजोस वैली बारबेल, डेविड वुल्सन ओके. एंड ब्रेंडन टिट्स. ओके. मैं सॉरी, एक यहाँ पे पॉइंट ऐड करना भूल गया. जॉनी कैंडिडो भी मेरा अटमोस्ट फेवरेट व्हाट यू से यूट्यूब चैनल था, पर उसने बीच में थोड़ा कंटेंट बनाना स्टॉप कर दिया था फॉर सम अननोन रीजंस. सो मैं उसका नाम नहीं ले पाया, पर उसका पुराने वीडियोस बहुत अच्छे हैं और नॉलेजेबल है. एग्जैक्टली. मैं भी डेविड विल्सन का नाम भी भूल गया. या उनका लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ सुमो पोजीशनिंग एंड टिप्स फ्रॉम दैट पर्सन. आई थिंक उसका जो एंकरिंग ऑफ योर हिप्स का वीडियो बहुत हेल्पफुल है. बहुत अच्छा है. देवा. जेपी So- काउकी भी. जेपी काउकी. ओ मैन, जेपी कॉफी वो भूल गए अपन. ओके. वही सो बहुत ही मेरे भी कुछ मतलब फेवरेट यूट्यूबर्स सेम है, लेकिन उनमें से मैं कुछ मतलब अलग लोगों को ऐड करना चाहता हूँ. उसमें से है अलेक्जेंडर ब्रॉमली. उसके बाद है नहीं वेट लिफ्टर नहीं है, वो स्ट्रॉन्गमैन है, और लेकिन अभी पावर लिफ्टिंग के बहुत सारा कंटेंट डाल रहा है वो, और वो बहुत अच्छा है. उसके बाद पर्सनल ट्रेनर कलेक्टिव, एक बहुत पुराना चैनल है, उसमें 3-4 साल पुराने उसके वीडियोस है, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि डीयूपी या फिर साइकिल्स कैसे रहते हैं, मतलब मीसो साइकिल है, मैक्रो साइकिल, वो है. उसके बाद ब्रेंडन डियास तो हो गया बस. और बाकी कुछ पॉडकास्ट के चैनल्स है, जैसे अपना ये कबूकी का हो गया. कबूकी का मतलब जो उनका इंस्टाग्राम पेज है, उसके वीडियोस ही वो उनके चैनल पे पोस्ट करते, लेकिन दे आर इन्फॉर्मेटिव. बाकी जेटीएस और रिएक्टिव ट्रेनिंग सिस्टम, उनके पॉडकास्ट बहुत सही है, अगर आपके पास टाइम होगा सब देखने के लिए. आई थिंक द ओनली पॉडकास्ट यू शुड लिसन टू इज 10th मॉबकास्ट एब्सोल्युटली. यस. एंड जो रोगन. अगर आप इंडिया में रहते हो तो. वेदांत, उसके क्वेश्चन है कुछ?
ऐसे हाँ। सिंपल क्वेश्चन पूछ जो आंसर देने के लिए अच्छे है और ओके, कम टाइम में दे सकते लोग आदमी। तो फेवरेट यूट्यूब चैनल बिसाइड्स पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग? किचन नाइटमेयर्स। मेरा है मिथिकल किचन। ओके। ओके मतलब मेरा टिपिकल है व्लॉगिंग चैनल का लोगन पॉल और डेविड डोब्रिक। अरे घर पे गजब है नाइस इसका। नाइस नाइस। वो मुझे बंदा पसंद है डेटा वो। ऐसे वेस्ट करता डेली है। ना बंदा डेटा ऐसे वेस्ट करता है। डेली बेसिस पे वही देखता हूँ, अभी क्या करूँ। मुंबई कर निकल। और मुंबई का निकल। अरे यार। एग्जैक्टली। वो केसी मैं देखता नाइस्टेट हूँ। सस्ता वाला, सस्ता केसी नाइस्टेट है वो। ब्रो मेरा बहुत पैसे है उसके पास। डांस कैसा लगा? अरे बहुत बहुत क्रिंजी डांस था वो, बहुत क्रिंजी। ताली बजा दो यार। बहुत लोग इतने रोज किया बेचारे को। साला अच्छा हाँ, इधर इसका इधर इसका कोई चैनल बीबी भी के अच्छा वाइन्स है। नहीं देखता। इसका बीवी के इसका नहीं, साइमन मैं सेज बेबी के देखते वाइस हो? नहीं देखता। हाँ, साइमन साइमन सेज, सेज देखता हूँ। वो भी अच्छा है। या ओके बी यूनिक। आई थिंक ब्यूनिक स्टार्टिंग में फनी था, लेकिन अभी वो थोड़े अभी बोर अभी कर रहा है बहुत। हाँ एग्जैक्टली, मैं बोर नहीं मतलब बोलूंगा, लेकिन उसके नहीं कॉमेडी नहीं को अपन इंटरेस्टिंग यूज टू हो लगता है गए। स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन एंड में आते आते ऐसा लगता है क्या फालतू गिरी है, फुकट में डेटा वेस्ट किया, ऐसा लगता है मुझे तो पर्सनली। काय तोंडे। अच्छा पर टाइम पास वीडियो उसके। अभी यार अनलिमिटेड आशीष, डेटा हो तो क्या। आशीष चंचलानी। अबे नेट ले ले घर पे ना, सस्ता पड़ता है। अरे यार। ओके क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे बात नहीं अरे करना, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आंसर दिया ही नहीं। हाँ बोल ना फिर। Okay, so my favorite channel besides powerlifting is Joe Rogan and his podcast. I think you should listen to it, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं उसमें हाफ बेक नॉलेज है, लेकिन अगर आप गूगल पे डालोगे और देखोगे कि रिसर्च स्टडीज वो जो बताता है उसमें दोज आर ट्रू। क्योंकि मैंने देखा, मैं उसके थोड़े आर्टिकल्स देख रहा था या फिर थोड़े बात जो कर रहे थे वो लोग साइकेडेलिक्स से रिलेटेड, एंड मैंने उसके बेस पे रिलेटेड जो स्टडीज थी वो देखी, एंड इट माइट बी ट्रू, कुड हाँ, बी। मुझे भेजा था ना तूने? हाँ, मैंने बहुत लोगों को हाँ भेजा था हाँ वो। हाँ हाँ हाँ। मैं देखता नहीं सब कुछ। हाँ, मैं हाँ, वेदांत का सब कुछ इग्नोर करता हूँ। पकाता that's रहता है only वो। for that's only for highly intellectual people, तो सबके बस की बात नहीं है वो। साला मुझे नहीं भेजा तूने। हाँ, मैंने बोला ना अभी क्यों नहीं भेजा। वही इसलिए मैंने बोला फिर से। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग। तो नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन। कौन पूछेगा? डॉक। पूछ अच्छा कुछ। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, सबके लिए इजी क्वेश्चन। What are your goals regarding your total in Oh my all time lifetime goals in total? चल तू बता पहले। मैं? हाँ हाँ। अच्छा मैं मेरा तो वैसा एज अभी हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ I'll be नहीं है, happy. ऐसा कुछ ए नहीं है। व्हाट्स योर एज? I'm 26. I'll be 27 this year. भाई फिर ऐसा क्या बात कर रहा है जैसा अभी तेरा 40 चालू है। नहीं तो क्या एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, तो my lifetime goal would be, let's say, and I'll be oscillating between 74 और 83 के बीच में ही, तो somewhere around 600 से 700 के बीच में अगर हो गया तो I'll be really happy. योर टोटल ना। Yes. सो Continue. मेरा ड्रीम टोटल है 870 kg। Wow. और तुम्हारा अभी का टोटल 740 है, राइट? अभी का पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। अबे मतलब रिसेंट बोल रहा हूँ। 270 प्लस 180 प्लस 300 750। 750, राइट। ओ Nice. कंपटीशन में नहीं किया मैंने डेडलिफ्ट 300 kg, जिम में किया था, तो दैट डजंट ठीक है, काउंट। विल काउंट इट। ओके वेदांत बोल तेरा। ओके, सो ऐसा मेरा कोई गोल्ड ये नहीं है, नंबर्स नहीं गोल्ड है, गोल्ड डिगर तू। ऐसा कोई मेरा फिक्स नंबर्स नहीं है मुझे चाहिए, बट आई जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया वंस, दैट्स ऑल आई वांट एट द इंटरनेशनल स्टेज। और अगर तू सच में पूछने गया मेरे नंबर्स, तो आई जस्ट वांट अराउंड 260 और 250 स्क्वाट, बिकॉज आई नो माय स्क्वाट कैन बी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अरे मैंने फर्स्ट हैंड देखा है, मरते मरते बचा उस स्क्वाड से मैं। या मतलब एग्जैक्टली। ओ राइट हाँ, स्टेट मीट। स्टेट हाँ मीट में ये बंदा स्क्वाड मार के ऊपर उठ रहा था। सुनो वेट अनिकेत, अगर आपको देखना होगा कि ये कैसे गिरा या फिर इसको क्या हुआ, आप मेरा व्लॉग देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, देवा खोड़े शेमलेस Shameless प्लगइन plug-in। सेकंड टाइम। वेदांत हाँ, रो मत। नहीं नहीं 150 kg bench and around 300 kg deadlift.
Okay. I want to keep it realistic, not just too much. मतलब तू क्या बोल रहा है? I'm unrealistic. कौन बोला ऐसा? मैं तो नहीं बोला यार। ठीक है, मैं तो सुपर हीरो भी देखता नहीं इस वजह से, because I'm very realistic. Okay, my turn. बोल दे बा. हाँ चल ठीक है your turn चल. Okay, so my squat goal is around 310 kg raw, जो मुझे अभी आने वाले 6 या 5 सालों में करना है. अगर उस टाइम में नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा. उसके बाद बेंच प्रेस है अराउंड 160 to 180 kg, मोस्टली 170 to 75 kg. उसके बाद डेडलिफ्ट है 300 प्लस kg. उसमें जितना भी होगा उतना अच्छा, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू गेन माय बॉडी वेट टिल 120 to 130 kg. सो देखेंगे उस पे कैसा डिफरेंस आता है. Awesome. I hope like all of you जो भी तुम सबने बोला, I hope you guys really get it, because you guys are the future of powerlifting. जैसे like age, all three of you are young, age तुम्हारे साथ है, ठीक है, like मैं तो बच्चा हूँ भाई. हाँ वही. तो you guys have a minimum of 15 to 20 solid years in the open category. So I think it's all whatever you have said सब possible है. Yes. Let's hope so. Yeah. But I think Vedant has different plans about competing. So, Vedant, what's your take on this? No comments. मैं स्कीम नहीं तोड़ रहा, लेकिन I'm just telling you. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Okay ठीक है. So next question is just name your top 3 favorite powerlifters. Of all time? Of all time, of any era. सुन, अपन ऐसा जो राउंड किया ना, इसके 3 राउंड्स करेंगे. अभी फर्स्ट राउंड हो गया, अभी सेकंड राउंड चालू है. स्टार्ट. अच्छा ठीक है. टॉप 3 ऑफ ऑल टाइम. नंबर 1 एड कोहेन, ठीक है, क्योंकि लाइक ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ, पहले तो लाइक ही स्ट्रांग बियॉन्ड लाइक लेजेंड का लेजेंड है वो. दूसरा चीज, ही टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन सच अ सिंपल मैनर ना, वो उससे ज्यादा कोई सिंपल नो वन एक्सप्लेन्स. दूसरा हो गया, आई थिंक आई हैव लुक्ड अ लॉट up to Mike Tusher, so I would say like for me at least he's one of the greatest of all times. Right. और तीसरा I would say purely because of deadlift strength would be Benedict Magnusson. Okay. The first person to pull 1000 pounds, raw, right? वो भी raw. Nice. Okay, so Aniket. मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं है. I don't have a favorite powerlifter. Okay. So मेरा मतलब लिफ्ट्स के अकॉर्डिंग फेवरेट लिफ्टर्स है. जिससे डेडलिफ्ट के लिए मुझे पसंद है मोस्टली जमाल ब्राउनर, और एक दो रशियन प्लेयर्स है, मतलब उनके नाम में मतलब ऑब्वियसली भूल गया. तो जमाल ब्राउनर हो गया. उसके बाद स्टेफी हो गई, उसका भी मतलब ओवरऑल डेडलिफ्ट मुझे बहुत पसंद है, सब मतलब सेटअप वगैरह. और बेनेडिक्ट मैक्सन, अरे यार ये नाम क्या, मैग्नेसन कोई बात नहीं. मैग्नेसन, हाँ, वो एक आदमी बहुत पसंद है. सो यही टॉप 3. और केलर विलियम, वही वो एक. केलर विलियम. डॉक्टर डेडलिफ्ट. वेदांत. ओके, सो मैं जो मेरे टॉप ऑफ द हेड है वो बोलना चाहता हूँ मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल शॉन नोरिएगा. सेकंड ऑफ ऑल जो पग द गोट है ना, रिचर्ड चो. आई थिंक आई लाइक हिम वेरी मच. हाँ राइट, मैं उसका नाम भूल गया. उसका यूट्यूब चैनल भी अच्छा है बहुत. हाँ, उसकी जो डेडलिफ्ट टेक्निक है ना मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि जब मैंने वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया ना, मैंने देखा कि जो मेरी टाइटनेस है ना वो बहुत मतलब मेंटेन रख रही थी. पहले मैं जर्क करता था बाल पे, और मैंने डेडलिफ्ट के ट्यूटोरियल में भी इंक्लूड किया. हाँ, इन अ वे. सुना क्या अंशुमन? सुना वेदांत जर्क करता बाल पे. अंशुत्तम है वो, अंशुत्तम है. अरे डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए. हाँ, बेसिकली वो जर्क करता था. अभी बोलने दो बेटे को, बोलने दो. बोलो बेटा. एंड थर्ड इज इलाई बर्ग्स, जो मुझे लगता है सब लोगों ने सुना रहेगा. क्या तूने सुना है इलाई बर्ग्स कौन है? नहीं रे. नहीं, ही इज एन एमडी और डॉक्टर और समथिंग. आई एम मिसफ्रेजिंग हिम आई थिंक. और एंड ही इज एन इंचार्ज ऑफ अ हॉस्पिटल. सो उसे कम से कम 22 आवर्स का हर रोज ये रहता है, शिफ्ट रहता है, उसका ड्यूटी रहता है. ही गेट्स ओनली 2 to 3 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट. And still he won, I think, twice world championship. 93, right? Yeah. 93, I think. Yeah. And I 93 think 105, I think. 105, I think 100 in 17 and 19. बहुत स्ट्रांग है. क्या टोटल क्या उसके? और
I don't remember total. I just see for me, मतलब मुझे उसका ये बहुत पसंद है, जो उसका वर्क एथिक है ना, बहुत पसंद है. एंड इज जो लेवरेजेस हैं उसके, वो मेरे से बहुत सिमिलर है आई थिंक, उसके और Very शॉन long बोलिएगा leg. के. या वेरी Very लॉन्ग long लेग. leg. या इसीलिए डेविड विल्सन का भी. डेविड विल्सन का भी. लेकिन डेविड विल्सन का स्क्वाट मेरे को इतना मतलब इट्स नॉट सो अट्रैक्टिव टू द आई. पर शॉन निरगा का कभी स्क्वाट इट्स नॉट अट्रैक्टिव टू द आई. मुझे तो या, चक्कर आती है लेकिन उसका उसको- शॉट देख के भाई. या लेकिन उसका जो वो जो नॉलेज देता है ना, वो बहुत अच्छा है. पता यार, है शॉन- वो जब पहले शॉन का स्टार्ट बेंच किया बहुत था. अच्छा है. हाँ, उसका बेंच बहुत अच्छा है. पहले वो जब स्टार्ट किया था ना, ही यूज्ड टू स्क्वाट यूजुअल नॉर्मल स्टैंड्स में. हाँ. और बेंच भी विदाउट आर्च. उसका ओल्ड वीडियो एक शायद जोई फ्लेक्स ने अपलोड किया था एक अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में. तो वो अच्छा. दिखाया था कि शॉन 495 मार रहा था नॉर्मल स्टैंड स्क्वाट, और बिना आर्च का बेंच और कन्वेंशनल मार रहा था. अभी एक उनका वीडियो total वायरल opposite. हो रही है बहुत. अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है हफ्ता और ब्रियनसन का, जो 300 किलो डेडलिफ्ट था ना, जब उसने 19 इयर्स में मारा था. वो 2020. वीडियो देखो 2020. तो मतलब वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इधर 100 किलो ऐसे उठाते हैं, वैसे उधर वो 20 साल का बच्चा 300 किलो उठाता था. 300 किलो. 300 बहुत किलो यार, क्या है. और वो difficult भी था कितना उसके लिए. गंदे टेक्निक में, कितना गंदा टेक्निक में. मुझे मैं डर गया था, क्या कर रहा है मोटा आदमी. उसका फॉर्म भी बहुत खतरनाक था. वही. हाँ. ओके, सो क्वेश्चन किसके ऊपर है अभी? आंसर दिया सबने? यस. हाँ. ओके, सो इट्स माय क्वेश्चन. फीमेल पावर लिफ्टर, फेवरेट फीमेल पावर लिफ्टर. फेवरेट फीमेल. एक बता, दो बता, कुछ भी. सोचना पड़ेगा. नहीं, पहला हाँ, तो ठीक स्टेफी कोएन. ओके. दूसरा आई थिंक डैनियला मेलो. उफ. ओह, ठीक ठीक. और तीसरा आई वुड से जेनिफर थॉमसन. ये तीन. स्ट्रॉन्गेस्ट बेंचर. स्ट्रॉन्गेस्ट बेंच. मेरा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फेवरेट पावर लिफ्टर नहीं है, तो फीमेल से भी कोई ऐसा फेवरेट नहीं है. ओके. अरे ठीक है. देवा. मेरा सरीना, उसका सरनेम क्या है? Williams. एब्वे. नहीं, सरीना सेरेना एब्वे. आग्बे. हाँ, 47 केजी पावर लिफ्टर, 19 साल की है, 19 इयर्स की है. लेकिन उसका मतलब बेसिकली वो मुझे क्यों पसंद आती है, उसके लिफ्टिंग वीडियोस में ज्यादा मतलब क्यों देखता हूँ, क्योंकि उसका जो बात करने का जो तरीका है ना यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, वो बहुत पसंद आता है मुझे. मतलब ऐसा अलग टाइप का मजा आता है वो देखने के लिए. अपीलिंग भी बहुत उसका आवाज. वो तो बच्चे जैसा है ना, इसलिए तेरे को रिलेट होता है. पता नहीं, लेकिन वो बहुत क्यूट लगती है यार मुझे. कितनी छोटी सी है वो और अच्छी दिखती है बहुत. मतलब टू बी ऑनेस्ट जो है वो है. बस Okay, बस so यही है. my favorite, there is a Canadian lifter called Jessica Butner. हाँ. अच्छा. हाँ, वो बहुत सही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग. और हाँ, I think that's the only one. ओके. ओके. चलो, So, I think question- this is the end of the podcast, I believe. okay. So this is the Okay. time to end the podcast. क्या बोलते हैं लोग? अनिकेत I- हमेशा अब्रप्टली एंड करता है पॉडकास्ट हमेशा. I hope I have answered all questions मतलब decently. Yes bro. Yes bro, it was fun. Obviously man. Yeah, it was really fun talking to you guys. Yes And man. thanks for coming on the podcast first of all. हमें बहुत कुछ सीखने मिला आज. अरे same goes for you. Thank you for having me on your podcast. Yes. Yes man. So yes. just tell people where they can find you. Okay. I'm mostly available on Instagram, liftin, LIFTIN_doc, DOC, without spaces, sub small. या फिर you can contact me on my email, anshutam@gmail.com. Or if you want to know about coaching for general strength training or hypertrophy, whatever be your goal, you can mail me at anshutam.ironcreed, that is IRONCREED @gmail.com. Anshutam is ANSHUTTAM. Or if you want to get coaching by any of the fellow Iron Creed members, you can contact Kaushal and Ajitesh. Or if you want to get coached by Strength Mobcast, you can contact these wonderful guys, which I really enjoyed today. Thank you bro. Thank you. Thank you. So stay strong, सदा strong रहो. Peace out.